कही जा रही। सबसे पहले मैं दोनों मेरे पास खबर है जयदीप साहब। मेरे पास ये खबर है ईरान और एसटीएस, और दूसरी खबर जो मेरे पास है वो है इजराइल और सऊदी अरब। और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो चर्चा के काबिल है, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान, यानी अमेरिका और तुर्की। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी खबरों पे तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान के बारे में जो खबर आई है कि हम सीरिया से एक तो रिश्ता बयान किया, अक़वाम मुत्तहिदा में जो यानी जो संयुक्त राष्ट्र में एम्बेसडर है ईरान के, इरावानी जो है, उन्होंने जो बात कही है, पूरा रिश्ता गिनाया है कि कितने हमारे सदियों पहले के रिश्ते हैं, ये वो तमाम तरह की बातें। और दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें कहा है। एक तो ये कहा है कि अपने अपने मफादात जो है, यानी हित जो है, यानी सीरिया का जो अपना फायदा है और ईरान का जो अपना फायदा है, तो वो सामने हम रखते हैं। दूसरा ये कहा कि जो बैनुल अक़वामी यानी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कवानीन है, उसके जो उसूल हैं, हम उसकी बुनियाद पे हम अपने रिश्ते को मजबूत रखते हैं। यानी दो चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं कि अगर सीरिया चाहता है तो हम यानी उस वहां की जो नई सरकार आएगी, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है और इसके बाद चुनी हुई सरकार है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये क्या वाकई इतनी आसान बात है? क्या वाकई ये इतनी सीधी सीधी बात है? मुझे नहीं लगता। और विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है इस्माइल बगई, उन्होंने जो कहा कि हम सीरिया में अपना सफारत खाना खोल सकते हैं। देखिए क्या कहा है, मैं एग्जैक्ट जो बयान है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए जो खबर, विद्रोही दमिश्क पर कब्जा करने के बाद ईरान के एम्बेसी में घुस गए थे, जहां उन्होंने तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने मंगलवार को कहा कि सीरिया में अपने दूतावास को फिर से खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और राजनीति दोनों के संदर्भ में जैसे ही जरूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, हम दूतावास को फिर से खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे, वहां पे दूतावास खोलेंगे। अब ये आप देखिए, ये जो खोलेंगे का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से कही गई है कि हम दोबारा जो है वो बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं। कैप्टन साहब से बात हो रही थी, कुछ उनकी शायद मसरूफियत हो गई है। फदील साहब अभी हमसे जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम इस वक्त जो चर्चा कर लेते हैं, खास तौर से मैं जो बात कर रहा था कि इससे पहले आपने देखा कि हमने जो बात की, और बात ये की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरा तख्ता पलट है इसके पीछे रूस, ईरान और तुर्की, ये इनका कहीं प्लान ना हो, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका के जो सदर होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पीछे अमेरिका नहीं है, इसके पीछे तुर्की है। ये जो तख्ता पलट हुआ है तुर्की है, यानी इजराइल भी इसके पीछे नहीं है। अब नेतन्याहू क्रेडिट लेना चाहते थे कि साहब हमने तख्ता पलट करवा दिया। इस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं। और बार बार जो हम बात कर रहे थे, अब आप देखिए कि ईरान के बारे में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह का तख्ता पलट हुआ है, कहीं भी खुरेजी नहीं हुई, कहीं भी खून नहीं बहा। ये क्यों? आपस में फौजें टकराई नहीं, तमाम फौजें सरेंडर कर गई। बड़ी खामोशी से बशरुल असद रूस पहुंच जाते हैं। हाँ, जो ईरान है वो अपनी सेना को अपने पास रखे हुए है। जो इराक में सेना 30,000 की है, फौज है, वो वहीं पे ठहर जाती है। तो क्या ये सब ऐसे ही हो गया?
इसको, और रूस जो है वो खामोश तमाशाई बना रहा और इजराइल सब करता रहा। क्या ये मुमकिन है? नंबर एक, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये प्री प्लान, जैसा कि हम कह रहे हैं, ये पूरा प्री प्लान हुआ, पूरे मंसूबेबंद, क्योंकि सीरिया पिछले 12-13 साल से खाना जंगी का शिकार है। वहां के हालात जो है बड़े खराब हो गए थे, बड़े बुरे हो गए थे, माली हालत भी, और बार बार इजराइल और अमेरिका का सीरिया निशाना बन रहा था। अब ऐसे में जरूरी था कि वहां पे एक मुस्तहकम सरकार लाई जाए, तो वही काम किया गया और बशर उल असद को वहां से हटाया गया और ये नए ग्रुप्स जो है इनको लाया गया, ऐसा हम लोगों ने तज्जिया किया था। और अब जो तस्वीर सामने आई वो यही है कि ये पूरा पूरा जो निजाम अब नया बनने जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान है और उसका सपोर्ट है, और सीरिया से बिल्कुल रूस नहीं भाग रहा है। ये खबर बेबुनियाद है, ये खबर झूठी है, और ईरान भी वहां से नहीं हटा। सिर्फ सफारत खाना, चूंकि शुरू शुरू जोश होता है, कुछ उसमें क्योंकि कई ग्रुप है उनको कंट्रोल करना, लेकिन इतना कंट्रोल जरूर हुए। आप देखिए कि बात क्या है, इसको समझिए आप। भाई जो लोग घुसे, जिन लोगों ने तख्ता पलट किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो न बम चलाए, न बंदूक चलाई, न किसी का कत्ल किया, कुछ नहीं किया। लेकिन इजराइल वो 800 एयर स्ट्राइक कर दी, 900, कुछ तो रिपोर्ट आ रही कि 900 एयर स्ट्राइक सीरिया। क्यों ये 900 एयर स्ट्राइक सीरिया पर की क्यों गई? इसकी क्या जरूरत थी? भाई तख्ता पलट हो गया, अब आप कह रहे हो साहब हम दहशतगर्द वहां पे और वहां पे जो छुपा। इसका मतलब साफ है कि अगर इनको यह यकीन होता कि वहां मेरी हुकूमत आ रही है सीरिया में, तो जाहिर है कि इतना खौफ इजराइल के अंदर ना होता, इतना खौफ नेतन्याहू के अंदर ना होता। लेकिन इनको पता था, अमेरिका को और इजराइल को, शायद, मैं शायद लगा रहा हूं कि ये जो हुकूमत आ रही है इसमें मेरा कहीं से कहीं तक रोल नहीं है, और ये पूरा खेल है। क्योंकि अगर दोनों टकरा जाते तो बहुत बड़ा, दोनों से मुराद मेरा ये है कि जो बागी ग्रुप है वो और जो सीरिया की फौज थी, वो अगर टकराती तो बहुत बड़ा खून खराबा होता, और उसे ईरान ने रोका, उसे तुर्की ने रोक दिया, उसे रूस ने रोक दिया। अब कहते साहब तुर्की का बड़ा मफाद है, तुर्की जो है वो कब्जा करना चाहता है, ये सब दूर की बातें। फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ये कि इजराइल अंदर दाखिल हो गया। तो हमने पहले भी बात किया था कि इजराइल दाखिल तो हो गया, लेकिन क्या वो वहां पे कायम रह पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो ना हो कि वो बैटल फील्ड में बदल जाए और वहां इजराइल फंस जाए, और ये कहीं इजराइल के लिए जाल तो नहीं है कि उसको फंसा दिया जाए। ये हमने चर्चा की थी, और मुझे लग रहा है कि वहीं पे ये तमाम चीजें आ रही हैं, वहीं पे ये चीजें हम देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी है, और इस पर अगर हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। अब आइए थोड़ा से हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस पे क्या कमेंट आया, मैं कमेंट ले लेता हूं थोड़ा, और उसके बाद मैं इजराइल और सऊदी अरब के बारे में बात करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये जो ईरान वाली हमने बात की थी, इसमें देखिए साफ साफ है, बिल्कुल खुली किताब की तरह हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर इतना मामला करीबी ना होता तो इतनी जल्दी, इतनी तेजी हमास ने कहा, ये एसटीएस वालों ने कहा कि साहब हम लेबनान से अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हैं, फिर कहा कि हम गाजा से अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। अब जो है ईरान ने पेशकश कर दी है, तो ईरान ने क्या यूं ही पेशकश कर दी क्या? और जहां तक वहां पे हालात, तो हालात तो जाहिर सी बात है कि चूंकि कई ग्रुप हैं, भरोसा किया नहीं जा सकता, और वहां पे एक स्टेबल वहां पे गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। और आपको याद होगा 2 दिन पहले
2 दिन पहले एसटीएस के जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सारे वर्कर्स जो है वो अपने अपने दफ्तरों में लौट आए और फिर से एक नया सीरिया हम बनाते हैं, नए दौर का आगाज करते हैं। क्या ये बात नहीं कही? ये बात, और वही टोन आप देखिए, ईरान का वही टोन है, वही चीज, मफादात, फायदा, इंटरनेशनल लॉ। क्यों इंटरनेशनल लॉ का जिक्र किया? मैं बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ये यूनुस चोड़वाला साहब। कई सारी मीडिया एजेंसी का दावा सीरिया में बहुत जल्द अलग अलग संगठनों में आपस में बहुत बड़ी जंग भड़कने वाली है और इस जंग में तुर्की, इजराइल और ईरान भी आपस में लड़ेंगे। यूनुस साहब देखिए, खबरें ये वेस्टर्न खबरें हैं और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर ये होना होता तो अब तक ये शुरू हो गया होता, मारकाट शुरू हो जाती और वहां तो सारे बंदूकधारी थे, बंदूकें चलने लगती। लेकिन जुलानी ने साफ साफ कह दिया कि अब हम लड़ेंगे नहीं, खून खराबा नहीं होगा, और जो ऐसा करेगा उसे चुप कराने के लिए वहां पे लोग मौजूद हैं। तो वहां पे आईएसआईएस और अलकायदा वाला कानून नहीं चलेगा और अगर जो चलाने की कोशिश करेगा वो उसकी सजा पाएगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि वहां दहशतगर्द अगर दहशतगर्दी दिखाने की कोशिश करेगा तो मुझे लग रहा है कि वो चलेगा नहीं। नंबर 1। नंबर राजा सिंह साहब ने कहा है कि ईरान और रशिया बहुत समझदार